हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज सीनेश कुमार और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बढ़ाए जा रहे हैं। कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 कि जिसमें हमारे 33 से 37 जजेस प्लस 1 CJI तो 38 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ होने वाली है। तो हम इसके सारे पैरामीटर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं वन बाई वन करके। तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट 33 to 37 एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये एक टॉपिक बन जाता है हमारा जुडिशियल रिफॉर्म का। टॉपिक हमारा ये जुडिशियल रिफॉर्म का बन जाता है। जुडिशियल रिफॉर्म का टॉपिक बन जाता है GS2 के। तो GS2 के बिहाफ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे लिए जुडिशियल रिफॉर्म में, या मान लीजिए हमारे किसी भी टॉपिक में जहाँ से जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जब मान लीजिए ADR से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमारा इसकी रिलेवेंसी टॉपिक की बढ़ जाती है। तो हम समझेंगे इसके सारे पैरामीटर। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक क्या है हमारा आज का, कि न्यूज़ में इसलिए है कि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है हमारा 33 से 37 जजेस की स्ट्रेंथ का प्लस 1 CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारी हो जाएगी 38। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कि जज को कैसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं, वो हम देखेंगे। द हिस्टोरिकल एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट में जैसे 1950 में 7 थे, तो धीरे धीरे इससे पहले 33 थे जो 2019 में बढ़ाए। तो हम देखेंगे कैसे धीरे धीरे जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है एज पर द डिमांड। देन हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपेंडिंग सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ, कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्यों बढ़ाए गए हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है जजेस की बढ़ने की। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग जजेस ऑफ द स्ट्रेंथ। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने से क्या बेनिफिट होगा। फिर हम एक मेंस का क्वेश्चन करेंगे। आल्दो अभी एक बिल है और ये एक सिंपल मेजॉरिटी से आता है। अगर सिंपल मेजॉरिटी 50+1 वाला, इसमें कोई भी आर्टिकल 368 का लेना देना नहीं है। आर्टिकल 368 से कोई भी इससे लेना देना नहीं है अमेंडमेंट से। तो ये मत समझना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, नहीं, ये क्या है, स्टैंड से रिलेटेड है। तो हम न्यूज़ में क्यों है ये, वाई न्यूज़। द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड कर दिया क्या, अमेंडमेंट बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2026 अप्रूव कर दिया है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ 33 + 1 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 37 + 1 हो जाएगी। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल का क्या है, जो मैंने वही बता दिया कि हमारी जज की स्ट्रेंथ को बढ़ाना 33 से 37 करना। ये सीधा सा ऑब्जेक्टिव बिल का। फिर हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 124 क्या कहता है, ये कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और अदर जजेस होंगे। तो आर्टिकल 124 मेंशन है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फर्दर वो कहता है जिसमें चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेस होंगे। देन आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 ही क्या कहता है कि पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। समय समय पे कितने जजेस को बढ़ाना है, कितने को घटाना है, क्या करना है, वो कौन डिटरमाइन करेगा, पार्लियामेंट। यूपीएससी में आपको कंफ्यूज करेगा, पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंट कर देता है। अगर की मॉक वगैरह लगाए होंगे आप तो वहाँ प्रेसिडेंट मिलेगा। इसका कोई आर्टिकल से लेना देना नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जो इम्प्लीमेंटेड होगा, जो जजेस इम्प्लीमेंटेड होंगे, दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट ने तो यहाँ से बढ़ा दिए, जो काम करेंगे तो विद इन द एम्बिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956,
ये अमेंडमेंट अगर मान लीजिए ये अमेंडमेंट अगर मान लीजिए एक्ट में चेंज हो गया, बिल एक्ट में चेंज हो गया, तो ये इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस किसके अंदर आएगा? विद इन द एम्बिट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1956 के अंदर ये लागू हो जाएगा। तो आर्टिकल 124 हमने समझा, देन सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 भी हमने समझा। अब हम समझते हैं हिस्टोरिकल एक्सपेंशन। हमारा हिस्टोरिकल एक्सपेंशन कब कब बढ़ाए गए हमारे सुप्रीम कोर्ट में? जैसे 1950 की बात करूं, 1950 में 7+1 थे, 8 जजेस थे टोटल। 7+1 8 जजेस थे। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर ये बढ़ाए जा रहे हैं तो ये डेटा मैंने इसलिए लिया है कि बाई द चांस अगर पूछ ले कि दूसरी बार बढ़ाए गए या तीसरी बार बढ़ाए गए, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि दूसरी बार तीसरी बार नहीं है, कम से कम 5 से 7-8 बार बढ़ा चुका है। देन 1950 में हमारे कितने थे? 8 जजेस इंक्लूडिंग द CJI। 1956 में हमने 11 कर दिए, पार्लियामेंट ने कर दिए। 1960 में 13, देन 1977 में 17, देन 1986 में हमारे 25, 2009 में 31 जज और 2019 में 33 और ये हमारा प्रेजेंट स्ट्रेंथ इतनी है। और ये हमारे 2026 में होने जा रहे हैं कितने? 37+1 38 मान लीजिए, दैट इज प्रपोज्ड। तो अगर पूछ जाए कितनी टाइम, अगर मान लीजिए पीसीस वगैरह में पूछ लिया तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8वीं बार हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं 2026 में। तो हमारे 1950 में कितने जज से, अगर पहला स्टेटमेंट आ जाए, टोटल जज इन द सुप्रीम कोर्ट 8 जजेस थे और अभी कितने? 37+1 38 जजेस हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए और लास्ट वाला पता होना चाहिए। अगर यूपीएससी ऐसा पास कर देता है कभी कभी फैक्चुअल पूछने के लिए। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपेंडिंग सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेंथ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे पहला तो फायदा ये वाला है, सिग्निफिकेंस ये है सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है केसेस की, अप्रॉक्स 92,000 प्लस केसेस पेंडिंग है। तो अगर ज़्यादा जज हो जाएंगे तो केस की पेंडेंसी कम हो जाएगी, तो हम विद इन टाइम फ्रेमवर्क में जस्टिस दे पाएंगे। वैसे भी कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो ये पेंडेंसी, तो हमारी ये पेंडेंसी कम होगी जब हम इनकी लिमिट बढ़ा देंगे तब। देन इंक्रीजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मिनिमम 5 जजेस की होती है, 5 की मिनिमम 5 की हो सकती है, फिर 5 7 9 की हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिटिगेशन की वजह से क्या होता है कि जो जजेस को ये वाले केस सुनने चाहिए वो ये वाले केस कॉन्स्टिट्यूशन लिटिगेशन में ही उनका टाइम इधर चला जाता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन लिटिगेशन के साथ साथ वो पेंडेंसी भी कम कर पाएंगे। देन अपकमिंग रिटायरमेंट, ये भी एक कि कहा जा रहा है कि 2026 के लास्ट तक 4 जजेस रिटायर्ड हो जाएंगे। तो 4 जजेस रिटायर्ड हो जाएंगे तो हमें स्ट्रेंथ बढ़ा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी कंपोजिशन ऑफ द जजेस सही रहेगा और क्या होगा कि हमारी पेंडेंसी जो केस है वो बढ़ेंगे नहीं। देन नीड ऑफ द फास्टर जस्टिस डिलीवरी, और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि हम फास्टर जस्टिस डिलीवरी कर पाएंगे, विद इन द टाइम लिमिट जो केसेस हैं उनकी हियरिंग कर पाएंगे। देन इनहांस द एफिशिएंसी एंड एक्सेलरेट डिस्पोजल ऑफ द केसेस, इस ये कहना चाहता है कि हम इफिशियंसी बढ़ा पाएंगे सिस्टम में और केसेस को हम बहुत जल्दी डिस्पोजल या सुन पाएंगे या ख़त्म कर पाएंगे। और ये 5 से 6 पॉइंट इनका सिग्निफिकेंस क्या है स्ट्रेंथ बढ़ाने का। पेंडेंसी कम करना क्या है दूसरा काम, या कहीं दूसरे शब्दों में ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन उसकी वजह से है, अपकमिंग रिटायरमेंट उसकी वजह से भी है, नीड ऑफ द फास्टर डिलीवरी का भी नीड है, और इफिशियंसी हमें सुप्रीम कोर्ट की बढ़ानी है। तो इसके हमारे सिग्निफिकेंस है। देन एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या है? जो हमने सिग्निफिकेंस देखे वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन फ्यूचर में इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है? फ्यूचर में क्या है? फास्टर डिस्पोजल ऑफ द केसेस। कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में, 92,000 केसेस हैं, 92,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, मोर देन 92,000। ऑल ओवर जुडिशरी की बात करें तो 5.1 करोड़ बैकलॉग केसेस पेंडिंग है।
तो यहाँ से अगर मान लीजिए एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या है स्ट्रेंथ बढ़ाने के हमारे, तो फास्टर डिस्पोजल ऑफ द केसेस, जजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो हम केसेस ज़्यादा सुनाएंगे तो जल्दी से केसेस को डिस्पोजल कर पाएंगे, तो हमारी बैकलॉग है वो कब हो पाएगी। और दूसरा है जो मैंने कहा इम्प्रूव्ड एक्सेस ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस है जस्टिस देना है उसका वो एक्सेस भी हमारा इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे भी कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, तो जिससे क्या हम क्विक हियरिंग कर पाएंगे, केस जो हमारे केसेस हैं उनको जल्दी जल्दी सुन पाएंगे, समय पे सुन पाएंगे, और फास्टर जस्टिस डिलीवरी, जिससे हमारे क्या है सिटीजन का ट्रस्ट बढ़ेगा सुप्रीम कोर्ट पे। देन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस में क्या होगा कि मोर कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी बेंचेस बनेगी हमारी, जो हमने कहा 5 जज की बेंच, 7 की 9 की जज बेंच में बनेगी, तो जितनी भी लिटिगेशन पेंडिंग है उन लिटिगेशन को अच्छे से सुन पाएंगे। और जैसे फेडरल डिस्प्यूट, सेंटर स्टेट के रिलेशन के डिस्प्यूट है, स्टेट स्टेट के रिलेशन के डिस्प्यूट है, वो भी बहुत अच्छे या विद इन टाइम फ्रेमवर्क में सुन पाएंगे। तो फेडरल से रिलेशन जो भी डिस्प्यूट है, सेंटर स्टेट रिलेशन है, स्टेट टू स्टेट रिलेशन, वो भी बेटर कॉर्डियल हो पाएंगे। नए इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है, मान लीजिए कि हाई कोर्ट के केसेस, हाई कोर्ट के बाद चले जाते हैं लोग कहाँ पे, इलेक्शंस, MP MLA के इलेक्शन कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस हमारी स्ट्रेंथन होगी। देन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32, कुछ लोग चले जाते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पे भी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होगी। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस। तो ये हमारे फास्टर डिस्पोजल ऑफ द केस, इम्प्रूव्ड एक्सेस ऑफ जस्टिस होगा, क्विक हियरिंग होगी, फास्टर जस्टिस डिलीवरी होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस भी हमारी बढ़ेगी, जिससे सेंटर स्टेट के रिलेशन भी कॉर्डियल होंगे, इलेक्शन मैटर भी होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह बन पाएंगे। देन बेटर जुडिशियल स्पेशलाइजेशन, इसके अलावा अगर जजेस बढ़ेंगे तो कुछ जज में एक स्पेशलाइजेशन होगा सर्टेन फील्ड से, तो हम केसेस को डिवाइड कर पाएंगे, डिवीजन ऑफ द केसेस सब्जेक्ट वाइज अमंग द जजेस के बीच में एज पर देयर एक्सपर्टीज हम उनको डिवाइड कर पाएंगे। तो डिस्पोजल ऑफ द केसेस ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपर्टीज बहुत अच्छे से होगा। देन इकोनॉमिक बेनिफिट हमें क्या होने वाला है, ये कहा जाता है कि ड्यू टू द बैकलॉग हमें 1.5 से 2% GDP का अप्रॉक्स लॉस होता है बैकलॉग से, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा होता है, बहुत सारी चीज़ों पे खर्चा होता है। तो एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम से हमारा क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड केसेस पेंडिंग है उनको भी अच्छे से सुन पाएंगे। तो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड जो भी केसेस है वो अच्छे से सुन पाएंगे, तो हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अच्छी सी रैंकिंग लग पाएगी। देन कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ के बीच में या एसोसिएशन के बीच में जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो कॉन्टैक्ट डिस्पोजल अच्छे से हो जाए। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, अगर जस्टिस विद इन टाइम लिमिट में मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट वे में मिल जाता है, तो इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। देन इंक्रीजिंग पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा जब जस्टिस किसी लोग को या सिटीजन को विद इन टाइम फ्रेमवर्क में मिल जाएगा, तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ेगा किस पे, जुडिशरी पे। तो फास्टर एंड इफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी इनहांस द सिटीजन ट्रस्ट इन द जुडिशरी, फास्टर और हमारी इफेक्टिव जुडिशरी सिटीजन का ट्रस्ट भी इनहांस करेगी। तो ये हमारे बेनिफिट है।